Hello students, welcome to the science class of 7 Star Convent School. Students, today we will discuss about atom. तो स्टूडेंट अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम क्या है. What is an atom? एटम होता क्या है. ठीक है, तो देखो एटम को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आप घर बनाते हो अपना, तो आपके घर में हाउस में जो मटेरियल यूज होता है उसमें आपको पता है कि सबसे छोटा मटेरियल अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी बिल्डिंग कैसे बनी हुई, तो आप देखोगे बिल्डिंग बनी हुई है क्योंकि उसमें दीवारें हैं, उसके ऊपर छत है. फिर आप दीवारों के पीछे जाओगे कि दीवार में क्यों कैसे बनी है, जो वॉल बनी हुई है उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ, तो आप देखोगे उसमें एक छोटा साइज ब्रिक्स यूज हुई है. यानी आप ये कह सकते हो ब्रिक से बनी वॉल, वॉल से बना आपका रूम, बहुत सारे रूम जोड़ के आपका घर बन गया, यानी आपकी बिल्डिंग बन गई. यानी आप अगर ये कहो कि आपके बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि ब्रिक्स जो होती हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी घर को बनाने में. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जैसे एंट होती है, तो एंट का जो घर होता है जो कि हम देखते हैं जमीन के अंदर बना होता है, सैंड से वो अपना घर बनाती है, उनके ब्लॉक्स बने होते हैं अपने घर के अंदर, उनकी पूरी कॉलोनी होती है. तो उनके लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, उनके लिए सबसे छोटा पार्टिकल है सैंड. यानी वो सैंड का यूज करके अपने घर को पूरी तरीके से बनाती है, छोटे छोटे सैंड के टुकड़े को जोड़ के वो अपनी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देती हैं. तो उसी प्रकार से स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि एटम्स भी एक बहुत छोटी यूनिट है. किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटी यूनिट में अगर हम जाएं तो उसको हम कह सकते हैं एटम. यानी एटम ऐसी चीज होती है जिनसे छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स मिलके वो सब्सटेंस बनाते हैं. यानी कि वो पूरा सब्सटेंस बना होता है छोटे छोटे एटम्स के साथ. अब एटम्स छोटे छोटे होते हैं जिनसे वो सब्सटेंस बना होता है, कोई एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो, जो भी हो वो सब एटम्स का बना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे मन में सेकंड क्वेश्चन आता है कि आखिर कितने छोटे होते हैं एटम्स. हाउ बिग आर द एटम्स. यानी कि जो एटम होते हैं ये आखिर कितने छोटे होते हैं. जैसे ईंट का साइज हमने देखा कि अभी घर बनाने में ईंट छोटी सी होती है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं. तो अगर हम एटम को मेजर करने की कोशिश करें तो आखिर ये कितने छोटे होते हैं किसी एलिमेंट में, तो इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो. मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, तो इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ साइज होता कितना है. ठीक है, एक कंपैरेटिवली साइज बताता हूँ, फिर आप इस एटम को अच्छे से समझोगे. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एप्पल, तो एक एप्पल का साइज क्या होता है, ऑन एन एवरेज एक एप्पल का साइज होता है 10⁻⁻⁻1 मीटर. ये सारी की सारी यूनिट किसमें है, मीटर में. ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं एंट, यानी हमारे घरों के आसपास जो एंट होती है उनका एवरेज साइज होता है 10⁻³ मीटर. यानी ये एक एंट का साइज है. ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको और छोटी यूनिट में जाएं तो ग्रेन ऑफ सैंड, जो हमारे छोटे छोटे सैंड होते हैं उनके ग्रेन्स होते हैं, उनको हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर के बराबर वो लगभग होते हैं. अगर हम इससे और नीचे जाएं तो हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे ब्लड में पाया जाता है. इसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो आप कह सकते हो 10⁻⁻⁸ मीटर के बराबर होता है. ठीक है, यानी अब देखो ये बहुत छोटी यूनिट बनती जा रही है. इसके बाद अगर हम और नीचे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है. ये बहुत ही छोटी यूनिट हो गई. और इसके बाद अगर हम और नीचे जाएं और छोटी चीज कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं एटम ऑफ हाइड्रोजन. यानी हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर. तो अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि ये एटम का साइज कितना छोटा हो गया. ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम लोग इसको मेजर करते हैं नैनोमीटर में. यानी कि हमारे पास कोई भी एटम को मेजर करने के लिए हम उसकी रेडियस को जो मेजर करते हैं वो करते हैं नैनोमीटर में. ठीक है, और एक नैनोमीटर कितना बड़ा होता है आप इस बात से अंदाजा लगा लो, ये होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है. यानी अगर इसको हम लिखें 1 नैनोमीटर और अगर इसको पॉइंट में लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा 0.000000001 मीटर के बराबर. इतने पॉइंट में इतना छोटा मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर. और नैनोमीटर ही वो यूनिट है जिससे हम किसी भी एटम की रेडियस को नापते हैं. यानी कि जब भी कभी हमें एटम की रेडियस नापनी होगी तो हम नैनोमीटर स्केल का यूज करते हैं. ओके, तो अब तो स्टूडेंट आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एटम का साइज क्या होता है, यानी कितने छोटे एटम्स होते हैं. स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर एटम इतने छोटे होते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, और अगर इनका साइज इतना छोटा होता तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी हम केयर क्यों करते हैं.
इनकी क्या जरूरत है इतना ज्यादा इनको पढ़ने के बारे में। लेकिन सच तो ये है स्टूडेंट कि जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें आप देखते हो, पूरी के पूरे अर्थ में जितनी भी चीजें हैं या जितना भी आप सोच सकते हो, वो सभी की सभी चीजें जो है एटम से बनी हुई हैं। इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें पढ़ना ही पड़ता है डिटेल में, क्योंकि हर एक चीज के बेस में क्या है, एटम्स हैं, और यही एटम्स से वो सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं। इसलिए ये एटम्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक अगर आपको रफली आइडिया दे दूं तो आप ये समझ लो कि मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर हम एक साथ ज्वाइंट करके रखें तो फिर वो एक पेपर शीट जितनी मोटाई की शीट बना लेते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को जोड़ दें तो उनका साइज जो है वो एक पेपर शीट के थिकनेस के बराबर हो जाता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एटम्स का रियल में साइज कितना छोटा होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो देखो हुआ क्या है कि अभी तक हमने देखा एटम्स क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कवर कर लिया, उसके साइज को हमने जान लिया। अब हमें पता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एटम्स होते हैं, तो अलग अलग एटम्स का जो अलग अलग नाम भी होना चाहिए। मान लो हाइड्रोजन का एटम है तो उसका अलग सिंबल होना चाहिए, मान लो ऑक्सीजन का एटम है तो उसका अलग सिंबल होना चाहिए। नहीं तो अगर हम सारे सिंबल एक जैसे लिखेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इनको अलग अलग रखने के लिए इनके एटम्स को सिंबल दिए गए, और इसका काम सबसे पहले किया साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, जिनको हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो डाल्टन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार सिंबल्स का यूज किया एलिमेंट्स के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखना पहली बार डाल्टन ने यूज किया। इन्होंने कैसे सिंबल बनाए, इन्होंने कुछ ऐसे सिंबल बनाए जैसे हाइड्रोजन का इन्होंने ये सिंबल दिया, इन्होंने ऑक्सीजन का ये सिंबल दिया, इन्होंने सिल्वर के लिए ऐसे सिंबल बनाया, गोल्ड के लिए ऐसे सिंबल बनाया, सल्फर के लिए ऐसे इन्होंने कई सिंबल दिए उस टाइम पे, जिससे इनको पता चल जाता था कि हम कौन से एलिमेंट के एटम को ले रहे हैं, वो इस सिंबल्स का यूज करते थे। लेकिन स्टूडेंट इसके बाद ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्रेजिलियस। ब्रेजिलियस ने क्या कहा, ब्रेजिलियस ने कहा ऐसे सिंबल रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट हम फाउंड करते हैं उसके पहले या दूसरे लेटर के साथ, उसके दो लेटर्स के साथ हम जो है उसका नाम दे देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी कि वो जो भी एलिमेंट फाउंड होगा उसका जो भी नाम होगा उसके लेटर्स का यूज करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़े आसानी से हम इनके सिंबल्स को ड्रॉ भी कर पाएंगे और आसानी से उनको अपनी इक्वेशन में दिखा भी पाएंगे। तो ठीक है, तो याद रखना ब्रेजिलियस ने इस चीज को प्रपोज किया। इसके बाद से सिंबल्स बदल गए। आजकल जो हम सिंबल्स देखते हैं वो कुछ अलग हो गए हैं। अब आजकल हम ऐसे सिंबल्स को यूज नहीं करते जो पुराने थे। ठीक है, तो यानी अब हम जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है तो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया H, ऑक्सीजन को हमने O लिख दिया, तो हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दिया था ब्रेजिलियस ने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट्स के सिंबल को रखना सीख गए थे, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रही थी कि हम एलिमेंट्स का नाम कैसे डिसाइड करें। यानी कि होता ये था उस टाइम पे कि जैसे कोई एलिमेंट हमें मिला तो उसका नाम कैसे रखते थे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो, कई बार तो उसको प्लेस के नाम पे रख देते थे, जैसे वो एलिमेंट कहाँ मिला। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो साइप्रस एक प्लेस है और वहां पे एक एलिमेंट मिला तो इन्होंने उसका नाम रख दिया कॉपर। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कलर के बेस पर रख देते थे नाम, जैसे एक एलिमेंट इन्हें गोल्ड मिला जो कि येलो कलर था तो कलर की वजह से इन्होंने इसका नाम रख दिया गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है येलो। तो यानी पहले के समय में होता क्या था कि जहां पे कोई चीज मिली प्लेस पे, कलर पे, उसके हिसाब से उस एलिमेंट का नाम रख देते थे और उसी नाम के अकॉर्डिंग उसका सिंबल आता था। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें ढूंढी जा रही थी। तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज की प्रॉब्लम होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ही एलिमेंट का दो जगह नाम हो जाए, दो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नाम रख दे। इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया IUPAC। ये कैसी संस्था थी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी ये एक ऐसी संस्था थी जो क्या करती थी, जो सभी एलिमेंट्स को उनके नाम देती थी, उनका सिंबल डिसाइड करती थी। यानी कि ये सारा काम जो नाम देने का, सिंबल डिसाइड करने का, ये सारा काम फिर
IUPAC एक संस्था है वो करने लगी। इससे क्या हुआ, इससे पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन खत्म हो गया। लोग अपने एलिमेंट को ढूंढते थे और इस संस्था के पास ले जाते थे। संस्था उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसका नाम देती थी और उसका सिंबल डिसाइड करती थी। इससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि IUPAC ने फाइनली कैसे एलिमेंट्स को उसके सिंबल्स दिए। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, आप इससे इनके पैटर्न को लगभग समझ जाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल आप ये कह लो कि कुछ तो उन्होंने ऐसे दिए जैसे जो भी नाम होता था एलिमेंट का तो उसके पहले लेटर या दूसरे लेटर को यूज करके वो नाम दे देते थे। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी कभी सेकंड लेटर यूज करते हैं तो वो हमेशा लोअर केस में होता है, यानी वो स्मॉल लेटर्स में होगा। यानी अगर फर्स्ट लेटर आप यूज करोगे तो फिर वो कैपिटल में होगा, लेकिन सेकंड लेटर जो होगा वो आपका स्मॉल में होगा। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे हाइड्रोजन का इनको एलिमेंट का सिंबल देना था तो इन्होंने सिंपली इसको क्या बोल दिया, H, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंबल का यूज किया, इन्होंने बोल दिया H, ये हाइड्रोजन हो गया। कोबाल्ट के केस में इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट के केस में इन्होंने कर दिया CO। CO कैसे, इन्होंने 2 लेटर्स ले लिए, एक तो C और दूसरा O। ठीक है, एल्युमिनियम के केस में इन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम में इन्होंने ले लिया Al, यानी इसको लिख दिया Al। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, आप कभी भी एल्युमिनियम को Al ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों ही अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना, एक कैपिटल लेटर में रहता है और सेकंड वाला लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, तो ये इसका लिखने का सही तरीका है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ तो ऐसे लिए, यानी कभी कभी एक लेटर लिया, कभी कभी 2 लेटर्स के लेके ऐसे तो कुछ के नाम दिए। ठीक है, और भी है इसके एग्जांपल मैंने, लेकिन मैं आपको सिर्फ पैटर्न सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ सेकंड मेथड जो यूज किया वो कुछ ऐसा लिया, जैसे क्लोरीन नाम था, क्लोरीन को इन्होंने दे दिया नेम Cl। अब Cl दे दिया, अब आप देखोगे पहला लेटर C है, दूसरा L तो है नहीं, लेकिन पहला लेटर इन्होंने लिया और उसके बाद इस पूरे वर्ड में से बीच में से कोई एक लेटर और चूज कर लिया तो इन्होंने बना दिया Cl। सेम पैटर्न आप जिंक के साथ है, जिंक को आप देखोगे तो इसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल Zn। Zn यानी पहला लेटर तो लिया, उसके बाद इस पूरे वर्ड में से एक और लेटर ले लिया N, तो ये बन गया Zn। तो ये भी कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने ये रूल भी लगाया। ठीक है, इसके बाद जो उन्होंने और अगला रूल लगाया वो क्या था, वो ऐसा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका इन्होंने लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन नेम से इनके सिंबल को उठाया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लो आयरन है, आयरन का जो सिंबल है ना आप देखोगे वो है Fe। अब Fe और आयरन का कोई लेना देना नहीं है, आप इसके अगर लेटर्स इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर इसके लैटिन वर्ड में जाओगे तो आयरन का लैटिन वर्ड होता है फेरम, और फेरम के लेटर से Fe निकला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अदर लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड को यूज किया जहां से निकाला। जैसे सोडियम का है, सोडियम का एक नाम होता है नाइट्रियम, यहां से बना है सोडियम का सिंबल जो कि होता है Na। ठीक है, सोडियम को Na लिखते हैं। पोटेशियम का एक नाम होता है कैरियम, पोटेशियम का जो सिंबल है उसको हम लिखते हैं K। यानी कि आप देखो इस तरीके से उन्होंने कुछ अलग अलग मेथड का यूज करके सभी एलिमेंट्स को उनके सिंबल असाइन कर दिए, और इस तरीके से असाइन किए कि कहीं भी 2 सिंबल आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि 2 एक जैसे सिंबल आ गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजों का यूज करके अलग अलग सिंबल सभी एलिमेंट को असाइन कर दिए। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने एलिमेंट जान लिया, उसके सिंबल को जान लिया। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज आती है जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको एटॉमिक मास कहते थे, फिर हमने यहाँ से एक चीज निकाला एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज को नापने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। सपोज हम बाजार गए सामान लेने तो हम वहाँ पे केजी में सामान लाते हैं, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह पे हम जब जाते हैं तो किसी भी चीज को अगर हम नापने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है। तो वहां से निकल के आया एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसे अगर शॉर्ट में कहा गया AMU, यहाँ से A आया और मास से M और यूनिट से U आया, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा लास्ट में बना AMU। तो यानी जो भी इसकी यूनिट होगी किसी भी एटम की तो उसको हम बोलेंगे AMU में। ठीक है, लेकिन बाद में हालांकि इसको चेंज करके अब कर दिया गया है ओनली U। ठीक है, अब हम ओनली U से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, तो आप देखो एटॉमिक मास आया कैसे, इसको हम कैसे समझेंगे। इसको आप देखो छोटी सी स्टोरी है, जैसे अगर हम कभी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएं तो इसमें होता क्या है, इसमें आप देखोगे इसको मिलाने पर प्रैक्टिकली 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ
मिक्स होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ से हमारे पास एक यूनिट निकल के आती है कि कार्बन की 1 ग्राम जो कि बराबर होगा 1.33 ग्राम ऑक्सीजन के। तो यहाँ से हम उसकी यूनिट में रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या हुआ, पहले हम इसको ऑक्सीजन की यूनिट में रखते थे, यानी ऑक्सीजन के यूनिट से बाकी सारे को मेजर करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आने लगी कि जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं ये ना आए और सारे रिजल्ट हमारे एज अ होल नंबर प्राप्त हो। इसलिए हमने क्या किया, लास्ट में हमने कार्बन को ले लिया और कार्बन के हमने कर दिए 12 पीसेस, यानी यहां से हमने इसके 12 पीसेस कर दिए और इन 12 पीसेस में से एक पीस को हमने कहा कि 1 AMU, यानी 1 AMU, जिसको अगर हम अभी शॉर्ट में बोले तो 1U भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक एटॉमिक मास यूनिट निकल के आया और ये एक एटॉमिक मास यूनिट जब हम इससे रिप्रेजेंट करने लगे तो हमें दिखा ये कि अब हमारे किसी भी नंबर में फ्रैक्शन नहीं बन रहा था। यानी अगर हम यहाँ से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कार्बन के मास की तुलना में बहुत हल्का होता है। लेकिन कार्बन के अगर हम 12 पीसेस कर दे तो 12 में से एक पीस के बराबर हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। यानी हम यहाँ से फाइनली ये कह सकते हैं कि कार्बन का 1, यानी कार्बन के 1/12 पीसेस करने से एक पीस जो निकला है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर हो जाता है। और इससे हम सारे सिंबल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि याद रखना ये कार्बन एलिमेंट है जिसके हमने 12 पीसेस पहले करे और फिर उसके एक पीस को हमने यूनिट बना लिया और उसी से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं, यानी वो कितने AMU का है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है हमारे इस नेचर में। तो देखो सबसे पहले इसको आप ये समझ लो कि एटम्स ज्यादातर एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। और इससे होता क्या है कि या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं या फिर आयंस के फॉर्म में होते हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करके मॉलिक्यूल्स या आयंस बना लेते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये मॉलिक्यूल्स क्या है। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, उसमें हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास ओनली दिस मच, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।